Hello बच्चा पारी, this is विभूति खरे, your science educator. Welcome back to our channel Science Club by विभूति मैम. और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का थर्ड चैप्टर हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर. पिछले लेक्चर से हमने ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने आपको सबसे पहले समझाया था कि ये जो टर्म है हेल्थ, इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है, WHO हेल्थ को कैसे डिफाइन करता है. और सिर्फ ये बोल देना कि एक इंसान के शरीर में कोई बीमारी नहीं है, उसको कोई डिसीज़ नहीं है, उसकी बॉडी में किसी भी विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी नहीं है, तो वो इंसान एकदम हेल्दी है, उसकी हेल्थ एकदम अच्छी है. सिर्फ ये बोल देना सही नहीं होगा, सिर्फ ये बोल देना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि एक हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए फिजिकल फिटनेस के साथ साथ सोशल और मेंटल वेलबींग भी ज़रूरी है. ये सारी बातें हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में. तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे बेटा, आज ना अपन डिसीजेस की बात करेंगे. कौन कौन से टाइप्स के डिसीजेस होते हैं, वो डिसीजेस कॉज कौन करता है, साइंस एंड सिम्टम्स के ऊपर भी हम बात करेंगे कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या एक ही चीज़ है. तो मान के चलो कि आज के जो लेक्चर है ये हम डेडिकेट करते हैं डिसीजेस को, और बस यही है हमारे आज के लेक्चर का टारगेट. होपफुली आप सबको समझ में आया होगा. तो आ जाओ, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन. चलो, अब देखो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि अगर आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो गुड हेल्थ के लिए या गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है. बस आपको चाहिए है एक रूटीन, और उस प्रॉपर रूटीन को फॉलो करने के लिए आपके पास ना डिसिप्लिन होना चाहिए. आप खुद से ही प्रॉमिस कर लो कि भाई मैंने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाना है, तो ये जो मैंने रूटीन अपने लिए बनाया है इसको मैं फॉलो करूंगा या करूंगी हर दिन, एवरी सिंगल डे. तो बहुत कुछ स्पेशल एफर्ट्स आपको डालने की ज़रूरत नहीं है अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए. बस आपको एक रूटीन बनाना है और उसको डिसिप्लिन के साथ हर दिन फॉलो करना है. आपकी NCERT बुक की एक्टिविटी है 3.2. देखो ये क्या बोलती है. लिस्ट सम गुड हैबिट्स दैट योर पेरेंट्स, टीचर्स और एल्डर्स often encourage you to follow. How many of these are already a part of your daily routine? Which ones would you like to start following? Add to the list below. Keep yourself clean and maintain personal hygiene. बेटा personal hygiene maintain करना is very important. जो आप हर दिन के बहाने बनाते हो ना मम्मा से कि ना नहाना पड़े, कि मम्मी आज तो बहुत ठंड लग रही है, आज नहीं नहाएंगे, मम्मी आज तो बाहर ही बारिश हो रही है, तो अंदर नहा करके क्या ही फ़ायदा है, मम्मी आज तो पसीना ही इतना आया है कि नहाने का काम हो चुका है, अब और नहीं नहाएंगे. बेटा ऐसी गलती नहीं करना है. ना नहाने के जो तुम 100 बहाने मारते हो ना, एक भी बहाना नहीं बनाना है. हर दिन नहाना है. पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है. और ना सिर्फ खुद की सफाई बेटा, जहाँ पर तुम रहते हो अपने कमरे में, ठीक है, अपने घर में, उसको भी साफ रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सिर्फ मम्मा के ऊपर छोड़ देना कि मम्मा ही साफ करेगी, नहीं. घर तुम्हारा भी है, रूम तुम्हारा भी है, तो तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको साफ रखने की. ठीक है. ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट. हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लो. और ये तुम्हें कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? कुछ नहीं करना है बेटा, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ घर का खाना खाना है. घर के खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. पहली बात तो जो घर का खाना होता है वो फ्रेश होता है, प्रॉपरली कुक्ड होता है, गंदगी उसमें बिल्कुल भी नहीं होती है घर के बने खाने में. ठीक है. और उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहते हैं. तो अगर तुम घर का खाना खा रहे हो तो कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे, पहली बात. और जितने भी न्यूट्रिएंट्स तुम्हारी बॉडी को चाहिए वो तुम्हें सब मिलते जाएंगे. क्योंकि देखो अभी तुम लोग छोटे बच्चे हो, तुम्हारी बॉडी जो है वो अभी ग्रो कर रही है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली स्टेज में है तुम्हारी बॉडी. तो इस समय तुम्हारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए बेटा. कार्ब्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, फाइबर्स भी चाहिए हैं. सारे न्यूट्रिएंट्स तुम्हारी बॉडी को चाहिए हैं. तो अगर तुम्हारे बॉडी की डिमांड है तो उस डिमांड को पूरा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, और वो जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर ही है. जैसे वो नहीं
कहीं कोई बिल्डिंग बन रही होती है, कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटें चाहिए होती हैं, ब्रिक्स, है ना, और सीमेंट चाहिए होता है। तो एक दिन आपने देखा कि ट्रक भर के ईंटें आ गई, सीमेंट आ गया, और कुछ दिनों बाद दोबारा से ट्रक भर के ईंटें और सीमेंट आ जाता है। क्यों? क्योंकि भाई बिल्डिंग लगातार बनती जा रही है, और जो ब्रिक्स हैं, जो सीमेंट है, वो लगातार उसमें इस्तेमाल होता जा रहा है। तो क्योंकि और अभी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बाकी है, और ईंटें चाहिए हैं, और सीमेंट चाहिए है, तो उस डिमांड को, बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई भी बढ़ती जाती है कि नहीं बढ़ती जाती है? तो ऑलमोस्ट हर दिन जो है, या हर ऑल्टरनेट डे पर नया ट्रक आता है ईंटें लेकर के और वो सीमेंट लेकर के। ऐसे ही तुम्हारी बॉडी में भी हो रहा है। मैंने क्या बोला? अभी तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं तुम्हारी बॉडी को। और वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? सारे के सारे बेटा तुम्हें न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे घर के बने हुए खाने में, क्योंकि वही तुम्हारी बैलेंस डाइट होती है। तो घर का खाना खाओ। और देखो, वही वाली बात है कि हम बोलेंगे कि मैम कभी कभी तो छोले भटूरे खाने का मन करता है, मैम कभी कभी तो नूडल्स खाने का, मंचूरियन खाने का मन करता है। हाँ करता है, अरे मेरा भी करता है भाई। तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या हर दिन क्या घर का ही खाना खाती हूँ क्या? हाँ, महीने में 2 बार ऐसा होता है जिसको मैं अपना चीट डे बोल देती हूँ। चीट डे भी पूरा दिन नहीं, ये चीज़ तुमको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई होगी कि महीने में 2 दिन ऐसा होता है कि मैं जंक फूड खाती हूँ। जंक इन द सेंस कि बाहर का खाना खाती हूँ। और ये नहीं कि बस पूरे दिन खाती जा रही हूँ, नहीं, पूरे दिन में एक मील ऐसा होगा जो मैं बाहर का खाऊंगी। बर्गर खा लिया, या नूडल्स खा लिए, या पिज्ज़ा खा लिया, समथिंग लाइक दैट। तो अगर लंच मैंने बाहर किया है, जंक फूड खाया है मैंने अगर लंच में, तो ब्रेकफास्ट और डिनर मेरा घर का ही खाना रहेगा, है ना। तो महीने में आप 2 से 3 दिन ऐसा कर सकते हो कि थोड़ा सा बाहर का खा लो। और अगर बेटा बाहर का भी खा रहे हो ना, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट किसी अच्छी जगह का ही खाना, किसी अच्छे होटल का, अच्छे रेस्टोरेंट का। मम्मी पापा को बोल देना, वो आपको लेकर के चले जाएंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ मत जाना, गली के किनारे वहाँ पर जो बैठे हुए हैं भैया, है ना, उनके यहाँ का नहीं खाना है। प्रॉपर खाना ही है, मतलब बाहर का, तो अच्छी जगह का खाना है, ताकि जंक तो खा रहे हो, एटलीस्ट उससे बीमार तो ना पड़ो, फूड पॉइजनिंग तो ना हो जाए। ठीक है, चलो। फिर उसके अलावा एक्सरसाइज, बॉडी को बेटा चलाओ। जितना तुम बॉडी को चलाओगे उतना तुम्हारी बॉडी चलेगी, इनफैक्ट दौड़ेगी। अभी तो तुम लोग छोटे बच्चे हो ना, तो तुम्हें तो फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें खूब सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है, खूब फिजिकल लेबर करना चाहिए। अभी तो तुम्हारी उम्र है ये सब करने की। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैम हमें तो एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ाई करनी है, लेकिन आपने बोला है एक्सरसाइज करनी है, तो हम क्या करें, जिम जाएं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि तुम्हें स्कूल जाना होता है, स्कूल में भी तुम पढ़ाई करते हो, खेलते कूदते हो, ठीक है, वापस घर आते हो, फिर पढ़ाई करनी होती है, ट्यूशन जाना होता है, मेरे लेक्चर्स देखने होते हैं, उसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ तुम लोग खेलने भी निकल जाते हो। तो तुम्हारी जो लाइफ है, तुम्हारा जो रूटीन है, उसमें ऑलरेडी जो है तुम्हारे पास कुछ ना कुछ है फिजिकल लेबर करने के लिए। बट जैसे होता है ना कि अगर कभी स्कूल नहीं गए हैं, या स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, समर वेकेशंस हैं, विंटर वेकेशंस हैं, दिवाली हॉलीडेज अभी आ जाएंगी, ठीक है, तो उसमें बिल्कुल रेस्ट करेंगे कि नहीं नहीं अब हमें कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, तो वो गलत है बेटा। मतलब हर दिन तुम्हारा ये टारगेट होना चाहिए कि तुम्हें किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज अपने आप को करना ही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उठा करके अपने मम्मी पापा के साथ बैडमिंटन ही खेल लो, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही है, एक्टिविटी करनी है, फिजिकल एक्टिविटी। मेक सम टाइम टू रिलैक्स और मेडिटेट एवरी डे। अपने दिमाग को, क्योंकि मैंने क्या बोला कि तुम्हें दिन भर में बहुत सारे काम करने होते हैं, और जो भी तुम्हारे काम है बेटा, उसमें तुम्हारा ब्रेन भी तो इन्वॉल्व रहता है ना। ऐसा तो नहीं कि तुम बोलोगे कि मैम ये वाला ऐसा काम है जिसमें हमारे दिमाग का कोई काम नहीं है, उसमें हमारा ब्रेन रिलैक्स करेगा, सारे काम हमारी बॉडी कर लेगी, ऐसा नहीं होता। हर काम को बेटा जो तुम्हारी बॉडी में चल रहे हैं ना, उसको कंट्रोल और रेगुलेट और कोऑर्डिनेट करने वाला तुम्हारा ब्रेन ही होता है। तो तुम अगर अपने दिन भर के कामों में ब्रेन को इतना ज्यादा इस्तेमाल करोगे, तो बेटा वो तो थक जाएगा ना, उसको भी तो थोड़ा सा रेस्ट दो, ताकि वो अपने आप को रीसेट कर सके नेक्स्ट काम करने के लिए। तो इसीलिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से तुम्हें 5 से 10 मिनट अपने ब्रेन को देने हैं। मेडिटेट करो, थोड़ा सा योगा करो,
ताकि तुम्हारा ब्रेन भी क्या कर सके, रिलैक्स कर सके। बेटा ये भी तो, ब्रेन भी तो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर ही है, ऑर्गन ही है, इसको भी रिलैक्स करना पड़ता है, तो उसको टाइम दो थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। प्रॉपर स्लीप तुम्हारी होनी चाहिए बेटा 8 घंटों की, ठीक है। तुम सोचते हो कि मैम 4 घंटे की नींद काफी है ना, मतलब 20 घंटे मिलेंगे, अगर दिन में 24 घंटे होते हैं, बस 4 घंटे सो जाएंगे, 20 घंटे मिलेंगे, 20 घंटों में 10 घंटे क्या करेंगे, फोन चलाएंगे। बेटा ये गलती मत करो। तुम्हारा ब्रेन भी बोलेगा कि भाई कुछ तो मुझ पे दया करो, दिन भर मुझे इतने सारे काम करने होते हैं, ये करना होता है, वो करना होता है, मुझे अपने आप को रिलैक्स करने का, रीसेट करने का टाइम तो दो, मौका तो दो। तो 10 मिनट के लिए हर दिन योगा करो, मेडिटेशन करो और प्रॉपर नींद लो, जरूरी है तुम्हारे लिए। आगे जाकर के बड़े हो जाओगे, बहुत सारी पढ़ाई करनी होगी, वहां पर जाकर के तो तुम अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करोगे ही करोगे। एटलीस्ट अभी तुम छोटे हो, तुम्हारे पास अभी टाइम है कि तुम सो सकते हो, तो सो लो, 8 घंटे की नींद पूरी कर लो हर दिन, ठीक है। नाउ कुछ ऐसी एक्टिविटीज, बैड हैबिट्स जो आपके अगर रूटीन में हैं तो अभी के अभी उसको हटाओ, ठीक है। आपकी लाइफस्टाइल में अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मेरी आदत गंदी है, तो उसको अभी के अभी हटाओ, और अगर नहीं है वो गंदी आदत तो बहुत अच्छी बात है। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फोन्स और अदर डिजिटल स्क्रीन्स, बेटा स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लिमिट करो अपना स्क्रीन टाइम, बहुत ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना है, बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे गेम्स नहीं खेलने हैं। पढ़ाई के लिए फ़ोन चला रहे हो, कंप्यूटर देख रहे हो, वो समझ में भी आता है, आंखें खराब हो जाती हैं बेटा, रेज निकलती हैं, वो तुम्हारी आंखों के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। पहले के ज़माने में जो है लोग जब 60 साल के हो जाते थे उम्र में, तब जो है उनको चश्मे लगते थे। आजकल देखो 2-2, 3-3 साल की उम्र के बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। क्यों? बचपन से बच्चे को क्या कर रहे हैं, फ़ोन दिखा रहे हैं, बच्चे की आदत हो गई है फ़ोन देख करके खाना खाने की। तो स्क्रीन टाइम अपना लिमिट करो। ईटिंग फास्ट फूड एंड अदर जंक फूड एवरी सिंगल डे, हर दिन नहीं खाना है जंक फूड, तरीका मैंने बताया है कि कैसे खाना है। स्लीपिंग वेरी लेट और नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, ठीक से नींद पूरी नहीं हो रही है या हो भी रही है तो रात में बहुत देर से सो रहे हैं और सुबह लेट उठ रहे हैं, नहीं बेटा। स्किपिंग मील स्पेशली ब्रेकफास्ट, मैंने क्या बोला, ग्रोइंग डेवलपिंग तुम्हारी बॉडी है, न्यूट्रिएंट्स तुम्हारी बॉडी को चाहिए हैं। मान लो बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, अब ईंटों की ज़रूरत है, ट्रक आया ही नहीं किसी दिन ईंटें लेकर के, तो जो लेबर हैं वो भी बैठे हुए हैं कि भाई हम जब हमें ईंटें मिलेंगी तब तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, नहीं आएंगी ईंटें तो बिल्डिंग कैसे बनेगी। यहाँ पर भी वही केस है कि अगर तुम्हारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तुमने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, रेगुलरली तुम क्या कर रहे हो, कोई ना कोई दिन का मील स्किप कर ही रहे हो, नहीं खा रहे हो ठीक से खाना, तो बॉडी भी बोलेगी कि भैया जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो है ना हम बॉडी को ग्रो कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं, लेकिन प्रॉपर डेवलपमेंट ग्रोथ हो नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि जितने न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए उतने हमें मिल नहीं रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो ये गलती नहीं करनी है। मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ईट अ बैलेंस डाइट, यहां तक तो अपन ने पिछले लेक्चर में भी समझ लिया था, यहां से अपन जो है ना आज के लेक्चर की कहानी देख रहे हैं। ईट अ बैलेंस डाइट विद प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। मैंने क्या बोला, घर के खाने में सब कुछ होता है। घर के खाने में जो है ना तुम्हें दाल भी मिलती है, चावल भी मिलता है, दालों की भी अलग अलग वैरायटी मम्मी बनाती हैं हफ्ते में, कभी मूंग की दाल, कभी तुअर की दाल, है ना, कभी राजमा बनता है, कभी छोले बनते हैं। उसके अलावा वेजिटेबल्स, जो सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं घर में हर दिन बनती हैं। फ्रूट्स कई बच्चों को खाने पसंद होते हैं, तो अगर आपको पसंद है आप खाते हो, बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको पसंद नहीं है बेटा तो कोशिश करो कि कोई ना कोई एक ऐसा फ्रूट है जो आप डेली खाओ, है ना, एप्पल खा लो या बनाना खा लो, ऐसा खाना चाहिए। अवॉइड प्रोसेस्ड फैटी और शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स। कुछ बच्चों को आदत सी पड़ गई है, कुछ लोगों को भी इनफैक्ट आदत पड़ गई है कि अगर खाना खाएंगे तो खाने के साथ में थोड़े से चिप्स भी रख लेंगे और कोल्ड ड्रिंक भी हो जाए तो मज़े आ जाए, फ्रूटी माजा तो आने ही दो, कितना भी आने दो, तो मस्त मीठी मीठी लगती है तो मस्त पी लेंगे। बेटा एक गड़बड़ बात है, जितनी भी तुम्हारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, जितने भी तुम्हारी ये माजा और इसमें बेटा सिवाय शुगर के, शक्कर के और कुछ नहीं होता। तुम्हारी ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है ना, ये तुम्हारे बॉडी में जाकर के शुगर के लेवल को बढ़ाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। मतलब फायदा तो कुछ है नहीं, उल्टा नुकसान ही है। ये तो वही वाली बात हो गई कि मैं तुमसे बोलूं कि बेटा तुम आगे जाओ, आगे गड्ढा होगा उसमें आगे गिर जाना, तो तुम बोलोगे कि मैम जब आपको पता है आगे गड्ढा है तो आप हमको ऐसी रोड पर चलने के लिए बोल ही क्यों रहे हो, और बोल तो बोल रहे हो, ये भी बोल रहे हो कि गड्ढा है तो उसमें गिर जाना। मैम क्यों गिरे, उससे तुम्हारा नुकसान है ना। एग्जैक्टली अगर तुम्हें पता है कि इस चीज से तुम्हें नुकसान होगा तो तुम वो चीज करोगे ही क्यों। तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे ये जो चिप्स होते हैं, जो तुम्हारे ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, ये तुम्हारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तुम्हारे बॉडी में जाकर के शुगर के लेवल को बढ़ाते हैं, तो तुम क्यों खाओगे इनको, क्यों पियोगे।
समझे? स्टे फिजिकली एक्टिव बाय प्लेइंग आउटडोर्स, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग और एक्सरसाइज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी ना किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में तुम्हें अपने आप को इंडल्ज करना चाहिए, कर ही लेना चाहिए। कुछ नहीं मिल रहा है, सिंपल वॉक कर लो, रनिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो, कुछ ना कुछ तुम्हें हर दिन करना चाहिए। लिमिट स्क्रीन टाइम एंड स्पेंड मोर टाइम इन नेचर। स्क्रीन टाइम अपना कम करो और कोशिश करो कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ तुम ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, ठीक है? और स्लीप साइकिल तुम्हारी प्रॉपर होनी चाहिए ताकि तुम्हारी माइंड एंड बॉडी दोनों रिकवर हो सकें। प्रैक्टिस योगा और सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो होते हैं वो करो। से नो टू हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक टबैको, अल्कोहल एंड एडिक्टिव ड्रग्स, ठीक है? आप बोलोगे कि मैम अभी तो हम लोग बहुत छोटे हैं तंबाकू और अल्कोहल वगैरह लेने के लिए। हाँ, सही बात है, लेकिन बचपन से ही अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ें हम फीड कर दें कि बेटा टबैको कंजम्पशन, अल्कोहल कंजम्पशन, ये सब चीज़ें बुरी हैं, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, तो तुम्हारे दिमाग में सब चीज़ें जाकर के बैठ जाएंगी। आगे जाकर के बड़े होकर के अगर कोई तुम्हें फोर्स भी करेगा, तुम्हें कोई इंसिस्ट भी करेगा कि थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो, तो तुम्हें पता रहेगा कि नहीं, बचपन से सीखते आ रहे हैं कि ये चीज़ गंदी होती है, ये हमें नहीं खाना है, नहीं पीना है, तो वो तुम नहीं करोगे आगे जाकर के भी, ठीक है? नाउ कीप द एनवायरमेंट क्लीन। मैंने क्या बोला बेटा, सिर्फ खुद को साफ रखना ही इज नॉट इनफ। आसपास जो तुम्हारा घर है, घर के अलावा जो घर के बाहर का जो एरिया है, तुम्हें वो भी साफ करना जरूरी है, ठीक है? आप बोलोगे कि मैम घर, रूम को साफ करना, घर को साफ करना तो समझ में आता है, लेकिन घर के बाहर जो एरिया है, जो बगीचा है, जो आंगन है, उसको हम क्यों साफ रखें? अगर हमारे घर के सामने कचरा आकर के पड़ोसी अपना गिरा के जा भी रहा है तो चला जाए, है ना? घर के आगे अगर पानी भरा हुआ है, गंदा पानी भरा हुआ है, बारिश का, तालाब का, जो भी है वटेवर, तो भरा रहने दो ना। साफ करने का क्या मतलब बनता है बेटा? अभी जब अपन आगे डिसीजेस की बात करेंगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा जो मक्खी, जो मच्छर होते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं? डिसीज कॉज करने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं उनको अपने ऊपर कैरी करके लेके आते हैं, ठीक है? मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो कि तुम्हारे घर के सामने जो है ना, कचरे का एक बड़ा सा पहाड़ बन गया है, मतलब लोग आ रहे हैं और वहीं पर कचरा डाल के जा रहे हैं और तुम्हारे घर के आगे क्या हुआ है, कचरे का एक बड़ा सा पहाड़ बन गया। अब वो कचरा है बेटा, माइक्रोब्स आएंगे, उसको आकर के वो डिकम्पोज करेंगे, ठीक है? अब क्या हुआ, उसी कचरे के ऊपर आकर के बैठ गई मक्खी। मक्खी की पूरी बॉडी में क्या होगा, माइक्रोब्स चिपक जाएंगे, बैक्टीरिया, फंजाई, ये उसकी बॉडी में आकर के मस्त चिपक जाएंगे, ठीक है? अब क्या होगा, वही मक्खी उड़ते हुए कहाँ जाएगी? कचरे के ढेर के सामने क्या है, तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर का गेट खुला हुआ है, वो मस्त उस खुले हुए गेट से तुम्हारे घर के अंदर आ जाएगी। घर के अंदर क्या हुआ है, मम्मा ने सपोज लंच टाइम हो रहा है, तो डिनर टेबल पर जो है मम्मा ने तुम्हारे लिए तुम्हारी प्लेट रेडी करके रखी हुई है, उसमें दाल है, सब्जी है, रोटी है, सब कुछ है, ठीक है? तो वो मक्खी आई और मक्खी ने देखा कि अरे वाह, तो मम्मी ने पूड़ी बनाई है, चलो पूड़ी के ऊपर जाकर के मैं बैठ जाती हूँ। अब मक्खी कहाँ आ गई, तुम्हारे पूड़ी पे आकर के बैठ गई, और जहां वो आकर के बैठी, उसकी बॉडी में जो पूरे माइक्रोब्स जो चिपके थे, डिसीज कॉज करने वाले, ठीक है, वो उसने क्या करे, ऐसे ऐसे करके झड़ा दिए तुम्हारी पूड़ी के ऊपर। अब बेटा मक्खी तो तुम्हें दिख जाएगी, तुम उसको भगा भी दोगे अपनी पूड़ी के ऊपर से, लेकिन वो जो बैठी थी पूड़ी पर, और पूड़ी पे जो उसने तुम्हारे माइक्रोब्स अपने झड़ाए हैं अपनी बॉडी के, वो माइक्रोब्स तो तुमको नहीं दिखेंगे ना। तुम सोचोगे कि मक्खी आई थी, वो तो मैंने भगा दी, और मस्त तुम क्या करोगे, उस पूड़ी को मस्त चटनी और जो भी मम्मी ने बनाया, छोले चावल, उसके साथ तुम खा जाओगे। जो माइक्रोब्स वो छोड़ के गई थी पूड़ी के ऊपर, वो चले जाएंगे तुम्हारी बॉडी में, तुम्हें हो जाएगा क्या, स्टमक इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। अब जब सोचोगे इस बारे में तो सोचोगे कि यार, हम, मैम ने मना करा था जंक फूड नहीं खाना है, तो हमने जंक फूड तो नहीं खाया, लेकिन फिर भी बीमार पड़ गए। क्यों पड़ गए? घर का खाना खा के भी बीमार पड़ गए। घर का खाना तो खाया बेटा, लेकिन सामने जो कचरे का ढेर था, वहां से जो डिसीज कॉज करने वाले जो माइक्रोब्स हैं, वो तो तुम्हारे घर आ गए ना। तो तुम अपने घर में कितना भी साफ सफाई से क्यों ना रह लो, तुम भले ही कितना भी अच्छा खाना क्यों ना खा लो, लेकिन अगर घर के आसपास गंदगी है तो वो गंदगी कहीं ना कहीं तुम्हारे हेल्थ पर जरूर अपना असर डालेगी, समझे? इसलिए बोला जा रहा है कि कीप द एनवायरमेंट क्लीन। लुक एट फिगर 3.3a एंड फिगर 3.3b, विच प्लेग्राउंड वुड यू लाइक टू प्ले इन, वाई? आपकी एनसीईआरटी बुक में देखो, ये एक प्लेग्राउंड ये है और एक ये है, तो दोनों में से कौन से प्लेग्राउंड में खेलना पसंद करोगे, ये वाले में या ये वाले में? ऑब्वियसली
ये वाले में, है ना, ये वाले में साफ सुथरा है, मस्त, मक्खी मच्छर नहीं है। यहाँ पर तो जाओगे तो मच्छर ही काट काट के जो है ना भगा देंगे आपको, तो बदबू भी आ रही होगी, तो यहाँ पर तो आप नहीं खेल पाओगे। Most of us would like to play in the playground shown in figure 3.3a as it is clean, well maintained and looks beautiful. The playground जो है दूसरी पिक्चर में वो polluted है, dirty, unhygienic है, मक्खी मच्छर हैं, people living in such areas जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। In addition to inculcating good habits and adopting a healthy lifestyle, we must keep ourselves and our surroundings clean. Have you ever found it hard to breathe in a place with a lot of smoke or dust? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे बहुत सारा क्या है, धुआं है, धूल है, तो वहां पर आपको ब्रीद करने में ना दिक्कत आती है, सांस लेने में, छोड़ने में आपको दिक्कत आती है। That is because clean air and water are important for our health. साफ पानी, साफ हवा बेटा हमें चाहिए। In cities, air pollution from vehicles and factories can cause problems like coughing and asthma. बेटा अस्थमा नहीं होता है, उसको अपन एजमा बोलते हैं, ठीक है। द एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको अपन शॉर्ट में AQI बोलते हैं, हेल्प्स अस टू नो हाउ क्लीन द एयर इज। तो बड़े बड़े शहरों में क्या है, फैक्ट्रीज हैं, है ना, फैक्ट्रीज में चीज़ें बन रही हैं, चिमनी जो होती हैं फैक्ट्रीज में, वहाँ से गंदा वो निकल रहा है, एग्जॉस्ट निकल रहा है। जितना बड़ा शहर उसमें उतने सारे लोग रहेंगे। आजकल तो हर घर में हर इंसान के पास 2-2 3-3 गाड़ियाँ होती हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ चलेंगी रोड पर, उनसे जो है ना धुआं निकलेगा। तो कुल मिलाकर के एक शहर, बोलते हैं ना लोग कि गांव की जो हवा है वो शुद्ध है, शहर की हवा उतनी ही क्या है, पोल्यूटेड है। क्यों? क्योंकि गांव में उस लेवल का पोल्यूशन नहीं होता जो कि सिटीज़ में, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में देखने को मिलता है ना। तो क्योंकि सिटीज़ में कई तरह की फैक्ट्रीज हैं, मशीनरीज वहाँ पे चल रही हैं, वहाँ से उनका एग्जॉस्ट निकल रहा है, गाड़ियाँ इतनी सारी चल रही हैं, उनका एग्जॉस्ट निकल रहा है। तो वो सारा जो बेटा जो पॉइजनस जो गैसेस हैं वो हमारी सराउंडिंग एयर में जाकर के मिक्स हो जाती हैं, और सराउंडिंग एयर फिर ख़राब हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है, और वहाँ पर अपने को सांस लेने में दिक्कत आती है। AQI का मतलब ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि हेल्प करती है हमें ये बताने में कि हवा हमारे लिए कितनी पोल्यूटेड है, कितनी नहीं है, कितनी साफ है, कितनी नहीं। A cleaner environment helps us stay healthy and feel better. But health is not only about the body. Our feelings and relationships matter too. Even if we eat well and live in a clean place, we may not feel good if we are lonely or upset. रिलेशनशिप की भी बेटा यहाँ पर बात हो रही है, वो वाले रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स एंड फैमिली वाले की बात हो रही है। आप चाहे अच्छी जगह पे रह रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आप लोनली फील कर सकते हो अगर आपके दोस्त नहीं हैं, ठीक है, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स के पास टाइम नहीं है आपके साथ बात करने के लिए, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, टॉकिंग, लाफिंग एंड हैविंग फन विद them help keep our minds healthy too. उनके साथ बात करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, इससे भी क्या होता है, हमारा जो हमारे लिए मतलब वो चीज़ अच्छी रहती है, ठीक है। How do we know that we are unwell? अब सवाल ये है, अब बेटा अपन आ जाते हैं अपने डिसीजेस के ऊपर, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि भाई हम बीमार हैं, कैसे पता चलता है? कभी सोचा है? अगर अभी तक आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो तो आज जब आप ये लेक्चर देखोगे तो आज के बाद जो है ना आप ध्यान देना शुरू करना। जब कभी हमें फीवर होने वाला होता है या कोल्ड होने वाला होता है या फूड पॉइजनिंग होने वाली होती है ना, ऐसी बीमारी जब अपन को होने वाली रहती हैं, तो 1-2 दिन पहले से ना हम थोड़ा सा अनईजी फील करते हैं। मतलब नॉर्मली हर दिन जैसे बिहेव करते हैं, हर दिन जैसे फील करते हैं, वैसा हम फील नहीं करते हैं 1-2 दिन पहले से, जब हम बीमार पड़ने वाले होते हैं। जैसे कि मान लो कि मुझे, वैसे तो ऐसा ना हो, भगवान ना करे ऐसा हो, बट जैसे मान लो कि मुझे अगर 2 दिन बाद मुझे कोल्ड होने वाला है, तो उसके 1-2 दिन पहले से, मतलब जैसे आज से ही ना मैं आज बहुत ही डिफरेंट सा फील करूंगी। मुझे कुछ नहीं तो मुझे अपने गले में पेन होगा, मुझे थ्रोट में पेन होगा, कुछ भी स्वॉलो करने में, है ना, खाने में पीने में मुझे यहाँ पर पेन होगा, और मुझे ऐसा लगेगा थोड़ा सा मुझे फीवर भी आ रहा है, मैं बहुत ही टायर्ड फील करूँगी, मुझे ऐसा लगेगा कि बस मैं बैठ जाऊँ, मुझे नींद आ रही है, मैं ऐसा फील करूँगी। मतलब मैं वैसा फील नहीं करूँगी जैसा कि मैं नॉर्मल डेज करती हूँ। इन शॉर्ट, मैं हेल्दी फील नहीं करूँगी। हालांकि अभी तक मुझे बीमारी हुई नहीं है, ठीक है, अभी बीमारी की बस शुरुआत है। नेक्स्ट 2 डेज में
कोल्ड हो जाएगा, इन्फेक्शन बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच जाएगा, अभी तक मैं बीमार पड़ी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पहले से जो है अंदर से सन में आने लग जाएगा कि समथिंग इज नॉट राइट विद मी और समथिंग इज नॉट राइट विद माई बॉडी, कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है, इसलिए मैं अनईजी फील करूंगी। कि अगर 2 दिन बाद किसी को स्टमक इन्फेक्शन होने वाला है, फूड पॉइजनिंग होने वाली है, तो 1-2 दिन पहले से ही ना उसको भूख लगनी बंद हो जाएगी। वो इंसान को, जैसे बच्चा है अगर, तो मम्मी पापा बोलेंगे बेटा खा लो, लंच का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया, तो वो बच्चा बोलेगा नहीं मेरा पिट्ठू दुख रहा है, मतलब थोड़ा सा पेट दुख रहा है ना, ज़्यादा नहीं दुख रहा, थोड़ा सा दुख रहा है, और बीच बीच में दुख रहा है, नहीं भी दुख रहा है, और खाने का मन नहीं है, लॉस ऑफ एपेटाइट, मन ही नहीं हो रहा है खाने का बिल्कुल भी बच्चे का, ठीक है। फिर 2 दिन बाद जब फूड पॉइजनिंग अपने पीक पर पहुंच चुका होता है, खूब स्टमक इन्फेक्शन अच्छे से हो जाता है, स्टमक पेन होता है, ठीक है, फीवर आ जाता है, वॉमिटिंग या लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, तब पता चलता है कि अच्छा जो 2 दिन पहले से बच्चे का मन नहीं था खाने का और जो उसको पेट दुख रहा था वो इसलिए क्योंकि उसको फूड पॉइजनिंग होने वाली थी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम बीमार पड़ने वाले हैं या हम अच्छे नहीं हैं, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, इस बात का हमें कैसे पता चलता है? साइंस एंड सिम्टम्स के थ्रू, ठीक है। यहां पर किसकी बात की जा रही है? मेनली साइंस एंड सिम्टम्स की बात की जा रही है कि हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, हमारी हेल्थ खराब होने वाली है, कोई बीमारी होने वाली है, कोई इन्फेक्शन होने वाला है, तो ये कैसे पता चलेगा? साइंस एंड सिम्टम्स के थ्रू। अब साइंस एंड सिम्टम्स बेटा अलग अलग चीजें हैं। मोस्टली लोग बोलते हैं कि हाँ इस बीमारी का क्या साइन सिम्टम है, क्या साइन सिम्टम है, नहीं, हमें ऐसा लगता है कि दोनों बातों का मतलब, दोनों वर्ड्स का मतलब एक ही है, जबकि एक नहीं है, अलग अलग है। सिम्टम्स वो होते हैं जो हम खुद फील कर पाते हैं, जो हम खुद मतलब पेशेंट जो है वो, सिम्टम्स वो चीज़ें होती हैं जो एक पेशेंट, जो इंसान खुद फील कर पाता है, जो सामने वाले को तो नहीं दिखेगा बट मैं फील कर पाऊंगी। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे कल सर्दी होने वाली है, लेकिन आज से क्या है, मेरा गला दुख रहा है, मेरा थ्रोट दुख रहा है। तो अब जो यहाँ पर दुख रहा है, मैं कुछ भी खा रही हूँ, पी रही हूँ, उसको मैं स्वॉलो कर रही हूँ, तो स्वॉलो करने में मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है। अब वो जो बेटा पेन हो रहा है वो मैं ही फील कर सकती हूँ। मैं अपनी फ्रेंड को बोलूंगी कि सुनो मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, तो वो जरूरी तो नहीं कि वो मेरी बात पे ट्रस्ट कर ले, क्योंकि पेन एक ऐसी चीज है जो केवल आप, अगर आपको हो रहा है तो आप उसको फील कर सकते हो, कोई सामने वाला उस पेन को फील नहीं कर सकता ना। उस पेन को मेजर किया जा सकता है कि कितना पेन हो रहा है ना, उसको अपन मेजर भी नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज से। तो पेन इज समथिंग जो इंसान खुद ही फील कर सकता है, कोई और फील नहीं कर सकता, उसको मेजर भी नहीं किया जा सकता। तो पेन क्या हो गया? एक सिम्टम हो गया कि अगर गले में दुख रहा है, थ्रोट में दुख रहा है, पेन है, तो मैं समझ जाऊंगी कि समथिंग इज नॉट राइट विद मी, विद माई बॉडी, कुछ ना कुछ तो। भाई नॉर्मली तो मेरा गला नहीं दुखता है ना, आज दुख रहा है, इसका मतलब क्या? मैं समझ जाऊंगी कि कल जुकाम होने वाला है, कल से नाक बहने वाली है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आज मुझसे ये काम मत बोलो, ठीक है, आज मैं बहुत ही टायर्ड फील कर रही हूँ, तो टायर्ड इंसान, एक इंसान खुद ही फील कर सकता है ना बेटा, है ना, एक इंसान खुद ही फील कर सकता है। अगर मेरी फ्रेंड बोले कि मैं भी आज टायर्ड फील कर रही हूँ, तो जरूरी तो नहीं कि मैं मान ही जाऊं कि वो टायर्ड फील कर रही हो सकता है वो बहाना मारे हो काम ना करने का। तो ये भी एक ऐसी चीज है जो इंसान खुद ही फील कर सकता है, खुद ही फील कर सकता है, सामने वाला उसको देख करके नहीं बता सकता, और जो है ना मेजर भी नहीं किया जा सकता कि कितना टायर्ड फील कर रहे हो मैम आज, ऐसा भी नहीं होता। डिजीनेस की चक्कर आ रहे हैं, मैं बोलूँ कि बेटा मुझे चक्कर आ रहे हैं, जरूरी थोड़ी कि मुझे चक्कर आ ही रहे, हो सकता है मैं झूठ बोल रही हूँ, और कितने चक्कर आ रहे हैं इसको भी कोई मेजर नहीं कर सकता। तो सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट खुद फील कर सकता है, सामने वाला कोई देख के नहीं बता सकता, ना उसको मेजर करके बता सकता है। वहीं साइंस वो इंडिकेशंस होते हैं जिसको, जो सामने से दिख जाए और जिसको मेजर किया जा सके। जैसे मैं बोलूं कि बेटा मुझे तो फीवर आ गया है, अब फीवर एक ऐसी चीज है जो सामने वाला मेरी बॉडी को टच करके बता सकता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। कि अगर तो गर्म लगा तो सामने वाला मान जाएगा कि हाँ मैम सच बोल रही है, मैम को फीवर है, और अगर उसको टच करके लगा कि नहीं नहीं ये तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ही चल रहा है मैम का, तो वो पकड़ लेगा कि मैम ने क्या बोला है, झूठ बोला है। और फीवर को तो बेटा थर्मामीटर से अपन मेजर भी कर सकते हैं, यस और नो। तो साइन वो इंडिकेशंस होते हैं जिनको सामने वाला देख करके, मतलब जो विजिबल होते हैं, ठीक है, वो इंडिकेशंस होते हैं साइन जो विजिबल होते हैं सामने से और जिनको मेजर किया जा सकता है। जैसे रैशेस हो गए, मैं बोलूं कि देखो मुझे रैशेस हो गए, तो रैशेस तो बेटा आपको सामने से दिखेंगे ना, दिखेंगे। और कितने रैशेस हुए हैं, ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उसको मतलब हर दिन क्या कर सकते हैं, उसको आप बोल सकते हो कि
एनालाइज भी किया जा सकता है कि कल जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो रैशेस बहुत बड़े बड़े थे, बहुत ज्यादा रेड थे, दवाई खाई 2 दिन तो अब रैशेस थोड़े से कम हो गए हैं और जो रेडनेस है वो भी क्या हो गई है, कम हो गई है ना। तो रैशेस का आ जाना, फीवर आ जाना, और ये कुछ ऐसी आप बोल सकते हो कि चीजें हैं, इंडिकेशंस हैं जो कि सामने से दिखेंगे, विजिबल होंगे और उनको मेजर भी किया जा सकेगा, ठीक है। So our body usually works in a certain way to keep us healthy. When we feel unwell, it means something inside us may not be working as it should. We may have symptoms such as pain, tiredness or dizziness and signs like fever, rash या high blood pressure. Blood pressure आपने सुना होगा ना, दादी बोलती है कि हाँ आज तो मेरा बीपी बहुत ही बढ़ गया है, मम्मी बोल रही है आज तो मेरा बीपी बहुत ही डाउन हो गया है। तो बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, उसको भी बेटा मेजर किया जा सकता है, ठीक है। स्वेलिंग, सूजन आ जाना, मैं बोलूँ कि बेटा आज मुझसे लिखा नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि मेरा हाथ आज सूजा हुआ है, तो स्वेलिंग बेटा आपको दिखेगी ना, स्वेलिंग आपको दिखेगी। एक स्वेलिंग ऐसी तो चीज नहीं है जो किसी को दिखे ना, भाई अगर हाथ सूजा होगा तो वो दिखेगा ना, वो दिखेगा। तो स्वेलिंग हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, रैशेस का आ जाना, फीवर आ जाना, ये सब क्या होते हैं, साइंस होते हैं। और सिम्टम्स वो इंडिकेशंस हैं जो इंसान खुद फील करेगा, सामने से कोई आकर के देख के नहीं बता पाएगा ना, उसको मेजर कर पाएगा। A symptom is what we feel like pain, while sign is something that can be seen or measured. कि सिम्टम हम खुद फील करते हैं, साइन विजिबल होते हैं और उनको मेजर भी किया जा सकता है, ठीक है। These help doctor understand what might be making us unwell. अब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्या बताते हैं, उनको सिम्टम्स ही तो बताते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा लग रहा है, चक्कर से आ रहे हैं और जो है ना थोड़ा सा फीवरिश भी लग रहा है, रैशेस भी हो गए, तो हम उनको सिम्टम्स बताते हैं। फिर साइंस डॉक्टर खुद ढूंढ लेते हैं, टेम्परेचर खुद नाप लेंगे, ठीक है, ब्लड प्रेशर खुद नाप लेंगे, रैशेस अगर हो तो वो देख लेंगे। तो सिम्टम्स हम जाके बताते हैं, साइंस डॉक्टर अपने आप पकड़ लेते हैं और फिर सिम्टम्स एंड साइंस के बेसिस पर ही डॉक्टर हमें बताते हैं, डायग्नोस करते हैं कि भैया क्या बीमारी हुई है, और उसके बाद में फिर ट्रीटमेंट हमारा शुरू होता है। A disease is a condition that affects the normal working of the body or mind. एक डिसीज का मतलब क्या है, एक ऐसी कंडीशन जहां पर हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, जो नॉर्मल वर्किंग होती है बॉडी और माइंड की, वो क्या होती है, अफेक्ट हो जाती है। आई बात समझ में? डिसीज एक ऐसी कंडीशन जहां पर हमारी बॉडी की नॉर्मल वर्किंग, बॉडी और माइंड की नॉर्मल वर्किंग या फंक्शनिंग क्या होती है, अफेक्ट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको आप प्लीज अपनी एनसीईआरटी बुक में अभी अंडरलाइन कर लो। इट कैन हैपन व्हेन वन और मोर ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। ऐसा तब होता है जब हमारी बॉडी में एक या एक से ज्यादा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते हैं। तो एक डिसीज एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हमारे माइंड और बॉडी की जो नॉर्मल वर्किंग या जो फंक्शनिंग होती है वो अफेक्ट हो जाती है। ये कब होता है, जब हमारे बॉडी का कोई एक ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन्स ठीक से काम प्रॉपर्ली फंक्शनिंग नहीं कर पाते हैं तब। सम डिसीजेस आर कॉज्ड बाय, अच्छा अब वही वाली बात आ गई कि डिसीजेस होते क्यों हैं। देखो डिसीज क्या है वो समझ में आ गया कि एक ऐसी कंडीशन जहां पर हमारे माइंड और बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, ये जो वर्किंग होती है वो अफेक्ट हो जाती है, ठीक है, डिसीज वो हो गया। सेकेंड, डिसीज कॉज करता कौन है, तो बेटा देयर आर सर्टेन माइक्रोब्स जो डिसीज कॉज करते हैं, और जो डिसीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स होते हैं उनको अपन एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, वो नाम होता है पैथोजेंस। आज के बाद मैं जब भी बोलूं पैथोजेंस तो तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैम बात कर रही हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो कि डिसीज कॉज करेंगे या इन्फेक्शंस कॉज करेंगे, ठीक है। वो पैथोजेंस कौन होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं, तो प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, रिंगवर्म, ये सारे क्या होते हैं बेटा, माइक्रोब्स आपकी बॉडी में घुस करके इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, डिसीज कॉज कर सकते हैं। तो इनको मैं क्या बोलूंगी, पैथोजेंस। तो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, वर्म्स और इवन प्रोटोजोआ, ठीक है। अदर डिसीजेस, अच्छा जरूरी नहीं है बेटा कि दुनिया भर की जितनी भी बीमारियां हैं वो जो है पैथोजेंस के कारण ही हो। जैसे मान लो आज मेरे बाल झड़ रहे हैं तो ये किसी पैथोजन के कारण तो नहीं है, मेरी बॉडी में जिंक की कमी हो रही है इसलिए शायद मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे जॉइंट्स दुख रहे हैं तो इसमें किसी वायरस या बैक्टीरिया या किसी फंजाई की गलती नहीं है, इन्फेक्शन नहीं हुआ है,
मेरी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है, मुझे जितना कैल्शियम लेना चाहिए बॉडी में उतना मैं नहीं ले रही हूँ, तो इसलिए मेरी हड्डियां दुख रही हैं, जॉइंट पेन हो रहा है। समझ में आई बात? तो दुनिया भर की सारी जो बीमारियां हैं बेटा वो पैथोजेंस के कारण नहीं होती हैं। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स भी होते हैं ना, कि विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो रही है, प्रोटीन की कमी हो रही है तो बाल झड़ रहे हैं, है ना, विटामिन सी की कमी है तो स्कर्वी हो गया, विटामिन डी की कमी है तो रिकेट्स हो गया। तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स भी होते हैं। अदर डिसीजेस विच मे रिजल्ट फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशन या अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण, है ना। तो दो तरह के डिसीजेस, देखो पहले डिसीजेस का मतलब एक कंडीशन जहां पर माइंड एंड बॉडी की नॉर्मल वर्किंग जो है ना अफेक्ट हो जाती है। फिर वो तब होता है जब बॉडी में एक या एक से ज्यादा ऑर्गन ठीक से काम नहीं करते जैसा कि उनको करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, दो तरह की देखो बीमारियां होती हैं, एक वो बीमारियां जो कि पैथोजेंस कॉज करते हैं, दूसरी वो बीमारियां होती हैं जो कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण होती हैं। तो पैथोजेंस मतलब वो माइक्रोब्स जो कि डिसीज कॉज करते हैं, और दो तरह की बीमारियां, एक वो जो कि पैथोजेंस कॉज करेंगे, दूसरी वो जो कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण होती हैं, राइट। फिर वो बीमारियां भी होती है बेटा जो कि कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही होती हैं, कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड एंड कॉफ हो गया है, मैक्स टू मैक्स एक वीक में कॉमन कोल्ड एंड कफ ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कोई हार्ट डिसीज हो गया, कोई कैंसर जैसी बीमारी हो गई, तो बेटा वो तो बहुत लंबी चलती है, उनका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। सो सम डिसीजेस लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम व्हाइल अदर्स कैन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, और रेगुलर ट्रीटमेंट चाहिए होता है और केयर चाहिए होती है उनके लिए। Diseases can be grouped into two major types based on their causes and how they are spread. आपके वैसे तो कई सारी क्लासिफिकेशन है डिसीजेस का, लेकिन क्लास 8 के लेवल पर आपको केवल एक ही क्लासिफिकेशन पढ़ना है डिसीजेस का, और वो है क्या? कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। नाउ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती हैं बेटा? ये वो डिसीजेस होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलेंगी नहीं। जैसे मान लो कि अगर किसी को कैंसर है, किसी के घर में किसी फैमिली मेंबर को कैंसर है, तो उस कैंसर पेशेंट के आसपास जो उसके जो फैमिली मेंबर्स रहेंगे, जो उसके फ्रेंड्स रहेंगे, जो उससे मिलने आएंगे ना, उनको कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैले, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो कि मेरी बॉडी में आयरन की कमी हो रही है, ठीक है, तो मेरे जो फ्रेंड्स होंगे जो मुझसे मिलने आएंगे, जिनके साथ मैं काम करती हूँ, या जो मेरी फैमिली मेंबर्स है जिनके साथ मैं रहती हूँ दिन रात, उनको भी जो है ना आयरन की कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो देयर आर सर्टेन डिसीजेस, चाहे वो पैथोजन, देयर आर सर्टेन डिसीजेस जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते नहीं है, उन्हें अपन बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है ना, न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो बीमारियां हो रही हैं, वो बेटा नॉन कम्युनिकेबल होती है। कि अगर भाई मैंने अगर विटामिन सी नहीं लिया है तो मेरी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी, तुमने तो लिया है ना, तो तुम्हारी बॉडी में थोड़ी ना विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी। सो सम डिसीजेस लाइक कैंसर, डायबिटीज, एज्मा, जो कि पैथोजेंस कॉज नहीं करते हैं ऑब्वियसली, डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दे आर यूजुअली लिंक्ड टू लाइफस्टाइल, डाइट एंड अदर एनवायरमेंट, ठीक है। तो वो बीमारियां जो पैथोजेंस कॉज नहीं करते हैं, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती नहीं है, और उनके रीजन कुछ और होते हैं वो बीमारियों के, बट हाँ वो बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेज ये वो डिसीजेज होते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाते हैं। घर में एक किसी को अगर जुकाम हो गया, कोल्ड हो गया, तो 2-3 लोगों को तो हो ही जाएगा, है ना, घर में जो बाकी मेंबर्स हैं उनको भी हो ही जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉमन कोल्ड एंड कफ क्या है बेटा? एक कम्युनिकेबल डिसीज है। एक्चुअली कॉमन कोल्ड वगैरह जो होता है वो वायरस के कारण होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे घर में मुझे सर्दी हो गई, ठीक है ना, वायरस मेरी बॉडी में है। अब वायरस तो बॉडी में रह करके अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने छींका, एक्ची, तो जब अपन छींकते हैं ना बेटा, तो अपने नाक से, अपनी नोस्ट्रिल से ना, और अपने मुंह से कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। आप बोलोगे कि मैम वाटर ड्रॉपलेट्स तो दिखते तो नहीं है बेटा, वो इतने छोटे होते हैं कि दिखते नहीं है, बट हाँ निकलते हैं, है। तो जब अपन छींकते हैं, स्नीज करते हैं, तो अपने नाक से, अपने मुंह से वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। उन वाटर ड्रॉपलेट्स में क्या है? वही वायरस है जिन्होंने मेरी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज किया है, मुझे कोल्ड करा है, ठीक है।
अब क्या हुआ, मैंने छींका, बिना अपने नाक को मुंह को कवर करे मैंने छींका, और वो जो ड्रॉपलेट्स है जिनमें कि वो वायरस है, वो ड्रॉपलेट्स कहाँ आ गए, हवा में फैल गए। ठीक है, हवा में फैल गए। और हुआ ये कि मेरे ही बगल में मेरा एक छोटा भाई बैठा था। ठीक है, तो क्योंकि वो वायरस कैरी करने वाले वाटर ड्रॉपलेट्स हवा में सस्पेंड हो गए, और मेरे बगल में जो मेरा भाई बैठा था वो भी क्या करेगा, वो सांस तो लेगा ना। तो जब उसने सांस अंदर ली, जब उसने इनहेल किया, तो हवा के साथ साथ क्या हुआ, हवा में वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स फैल गए थे ना, वो वाटर ड्रॉपलेट्स उसके नाक के अंदर चले गए। हवा जा रही थी अंदर तो ठीक था, लेकिन हवा के साथ वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स अंदर चले गए बेटा उसकी नाक में, गड़बड़ वहां हो गई, क्योंकि उन वाटर ड्रॉपलेट्स में क्या था, वायरस था जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा था। बस वो वाटर ड्रॉपलेट्स जैसे ही उसके नाक में गई, वायरस उसके नाक में गया, नाक में गया मतलब अंदर जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कॉज करेगा, अगले दिन उसको भी क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। मैंने छींका छू, तो मेरे हाथ में क्या आ गए, वही वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए वायरस वाले। और फिर मैंने क्या करा, मैंने टीवी का रिमोट लिया, और टीवी का रिमोट लेकर के मैंने इससे चैनल चेंज किया। तो मैंने अपने हाथों से क्या करा बेटा, रिमोट छुआ, मेरे हाथ में वायरस थे, वो वायरस कहाँ आ गए, रिमोट में आ गए। अब मम्मा ने बोला कि यार ये क्या देख रहे हो, मेरा ड्रामा लगाओ। तो मम्मा ने रिमोट लिया मेरे हाथ से और खुद चैनल चेंज करने लगी। तो रिमोट में क्या थे, वायरस थे। ठीक है, और जब मम्मा ने उस रिमोट को छुआ तो मम्मा के हाथ में भी क्या हो गए, वायरस आ गए। अब उसी वायरस वाले हाथ में, मतलब मम्मा के हाथ में वायरस लग गए, अब उसी वायरस वाले हाथ से वो क्या करने लगी, अपना बैठ करके खाना खाने लग गई बिना अपने हैंड्स वॉश करे। तो वो वायरस क्या हो गए, उनके खाने में चले गए, उनकी बॉडी में चले गए। अगले दिन से मम्मा को भी कोल्ड हो गया। तो घर में सिर्फ मुझे कोल्ड था, अगले दिन से मेरे भाई को भी कोल्ड हो गया, मेरी मम्मा को भी कोल्ड हो गया। इसे अपन बोलते हैं क्या, कम्युनिकेबल डिसीज। जो एक इंसान से एक अनहेल्दी इंसान से हेल्दी लोगों को फैल जाए, दैट इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। और कैसे फैलता है तुमको मैंने बताया कि हवा के थ्रू। वही अगर मैं क्या करूं, अगर मैं मास्क लगा लूं, कि अगर मैं छींक भी रही हूँ, खांस भी रही हूँ, जो वाटर ड्रॉपलेट्स निकल भी रहे हैं मेरे मुंह से या नाक से, वो हवा में नहीं फैले, वो किसी चीज़ में, रिमोट में या बेडशीट पर या जो भी मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ उस पर जा कर के ना गिरे, तो क्या होगा, तो घर के बाकी लोग सेफ रहेंगे, फिर उनको नहीं होगा। अगर मैं अपने आप को आइसोलेट कर लूँ 1-2 दिन के लिए कि भैया आज के दिन या 2-3 दिन तक मेरे पास कोई आना मत, क्योंकि अभी मुझे क्या है, सर्दी जुकाम है, मैं फैला सकती हूँ सर्दी जुकाम, तो अगर 2-3 दिन तक मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया बाकी घर के लोगों से, तो फिर उनको नहीं होगा। डिसीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस आर आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस। जो पैथोजेंस कॉज करते हैं बेटा बीमारियों को, उनको अपन कम्युनिकेबल डिसीजेस बोलते हैं। दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। Some examples of communicable diseases are डेंगू, टाइफाइड, फ्लू, चिकन पॉक्स, कोविड-19 कितना फैला था अभी 4-5 साल पहले। In recent years, non-communicable diseases like diabetes, heart diseases and cancer ज़्यादा कॉमन हो गए हैं इंडिया में। This is happening because लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। टुडे मोस्ट डेथ्स इन इंडिया आर कॉज्ड बाय नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। सुनने में कैसा लगता है ना कि कम्युनिकेबल डिसीजेज बेकार है, क्यों, अनहेल्दी इंसान से हेल्दी इंसान को हो जाती हैं, लेकिन इंडिया में बेटा सबसे ज़्यादा जो डेथ हो रही है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज से हो रही हैं। मतलब कम्युनिकेबल डिसीजेज भी हो रहा है बट वो फैल करके ठीक भी हो जा रहे हैं, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज बहुत खतरनाक होते हैं। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू हेल्प अस टू नो हाउ डिसीजेज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ओके, सो कम्युनिकेबल डिसीजेज बेटा कैसे स्प्रेड होते हैं, अब ये चीज जो है ये हम डिस्कस कर लेंगे कहाँ, अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो आज का ये लेक्चर तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने बाकी सारे फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। बाय बाय, सी यू टुमारो।